फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक की जहां से केमिस्ट्री की बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है। तो आज अपन बात करेंगे कि केमिस्ट्री का नाम आए और रासायनिक अभिक्रिया का नाम ना आए तो केमिस्ट्री क्या होती है, अधूरी रह जाती है। तो आज अपन उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे, समीकरण की बात करेंगे, किस तरीके की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, इस वीडियो के अंदर अपन पूरा जानने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार इस वीडियो में और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अपने पास क्या होता है, एक मूल पदार्थ होता है और उस मूल पदार्थ से क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। जो मूल पदार्थ होता है उसी को क्या बोला जाता है भाई, अभिकारक बोला जाता है, या उसको क्या बोला जाता है, क्रियाकारक बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोला जाता है भाई, उत्पाद बोला जाता है। अगर अभिक्रिया एक एरो से अपन इस साइड शो कर रहे हैं तो इस अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अभिकारक है या क्रियाकारक है, उससे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। यह अभिक्रिया क्या है भाई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मैं बताऊंगा आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बन जाता है, वे अभिक्रिया क्या होती है भाई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है भाई, वे अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः क्रियाकारक बन जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। अब बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया को किससे शो किया जाता है भाई, इस एरो से शो किया जाता है। अगर अभिक्रिया के अंदर कोई भी उत्प्रेरक भाग लेता है तो उस उत्प्रेरक को इस एरो के ऊपर शो किया जाता है। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बात अभिक्रिया की। अब अपन बात करने वाले हैं कि अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से होती हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को तीर के निशान के बाएं ओर लिखा जाता है, जिन्हें क्रियाकारक कहा जाता है, या उसको क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर के निशान के दाईं तरफ उत्पाद अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को लिखा जाता है। ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, उत्पाद लिखा जाएगा। इस साइड क्या लिखा जाएगा, क्रियाकारक लिखा जाएगा। आगे देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है, परंतु पदार्थ का कुल द्रव्यमान, ये जो अभिक्रिया है इसका कुल द्रव्यमान, जितना इसके क्रियाकारक का द्रव्यमान है उतना ही क्या होगा, इसके उत्पाद का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान क्या होता है, पूरी की पूरी अभिक्रिया के दौरान नियत रहता है। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है। जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान इसके उत्पाद का होता है। आगे बात करने वाले हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। संयुग्मन किसको बोला जाता है भाई, एडिशन को बोला जाता है। तो अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी हो गई, संयुग्मन अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मतलब कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, एडिशन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे बात करें, ए क्या है, एक अभिकारक है, और बी क्या है, एक अभिकारक है। दोनों ने क्रिया की, दोनों जुड़े, और जुड़ने के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे ए बी बनाया। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये एक योगात्मक अभिक्रिया हुई, एडिशन रिएक्शन हुई। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे मेरे पास एक है कार्बन अभिकारक है
और एक ऑक्सीजन अभिकारक है। दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगी भाई, CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये क्या है, एक योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे अपन बात करने वाले हैं सेकंड नंबर पे विस्थापन अभिक्रिया की। भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह है दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। मतलब एक की जगह क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट रिएक्शन का अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन बस में बैठे हैं और कोई लेडीज आती है। अब अपन उठ के उस लेडीज को अपनी सीट के ऊपर अपना स्थान दे देते हैं, उस लेडीज को अपने स्थान पे बैठा देते हैं। तो भाई वो अभिक्रिया कौन सी हो गई, विस्थापित अभिक्रिया। मतलब अपने स्थान पे कोई दूसरा आ गया, अपन उसकी पोजीशन पे चले गए, तो वो क्या हुई, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे ये क्या है, AB एक अभिकारक है और एक C अभिकारक है। जब इन्होंने रिएक्शन की तो B के स्थान पे कौन आ गया, ये C आ गया, और इस C के स्थान पे कौन चला गया, ये B चला गया। तो ये क्या होगी, सीट बदलने वाली कहानी होगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया में अभिकारक के पहले से बने बंध टूटते हैं। इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड था, वो बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तथा कुछ नए बंधों का निर्माण होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे कॉपर सल्फेट है मेरे पास, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4। इसने रिएक्शन की जिंक से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ZnSO4 प्लस, ये क्या आ गया, ये इसकी जगह आ गया, और ये क्या बन गया, इधर कॉपर यहाँ बाहर निकल गया। तो ये क्या हुई, विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करें अपन, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अब बात करते हैं अपन एक डेली लाइफ एग्जाम्पल की। अब बस में गए और अपने पास एक बच्चा बैठा है और एक लेडीज आई। वो क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, वो खड़ी नहीं रह सकती। बच्चा क्या है, खड़ा रह सकता है, वो कम क्रियाशील तत्व है। तो वो लेडीज क्या करेगी, उस सीट से उस बच्चे को उठा देगी और उसकी जगह कौन बैठ जाएगी, खुद बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है, मतलब उस बच्चे को विस्थापित कर दिया, बच्चे को खड़ा कर दिया और बच्चे की सीट पे वो खुद विस्थापित हो गई। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है भाई, इसमें जो मीडिएटर होता है वो कौन होता है, अपना हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी धातु हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे की जो धातु है, जैसे कॉपर हो गई, मरकरी हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, इनकी क्रियाशीलता होती है कम। हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व कौन से हो गए, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो ये अपन किससे बता सकते हैं, हाइड्रोजन को मीडिएटर मान के इससे अपन डिसाइड कर सकते हैं। आगे बात करने वाले हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे भाई क्या हुआ, अपन एक डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, एक क्लास की बात करते हैं। क्लास में दो दोस्त बैठे हैं, कौन है, A और B, और दो दोस्त कौन बैठे हैं, पास की सीट पे बैठे हैं, C और D। अब A और B दोनों ज़्यादा बातें करते हैं क्लास के अंदर, और इधर ये C और D ये दोनों ज़्यादा बातें करते हैं क्लास के अंदर। तो वही गुरुजी ने क्या किया, इस A के पास किसको बैठा दिया,
इस ए के पास तो बैठा दिया डी को, ठीक है, ए और डी को साथ बैठा दिया और इधर इस सी और बी को साथ बैठा दिया। गुरुजी भी बहुत समझदार है। गुरुजी ने क्या किया, ए को डी के साथ बैठा दिया और बी को सी के साथ। अब इनको दोस्ती करने में टाइम लगेगा, इनकी बॉन्डिंग पहले से जिन ए और बी के बीच में जैसी बॉन्डिंग थी, क्या वैसी बॉन्डिंग होगी ए और डी के बीच में? टाइम लगेगा, बॉन्डिंग तो बन जाएगी। तो दोनों के बीच में क्या लगता है, टाइम लगता है, नए बॉन्ड बनते हैं और इससे क्या होगा, नए यौगिकों का निर्माण होता है। एक तो ए डी बना और एक सी बी बना, मतलब ये भी क्या है, आपस में नए दोस्त बने, नए यौगिक बने, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो गई, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, AgNO3 है। AgNO3 की मैंने रिएक्शन करवाई किससे, KCl से। KCl क्या हो गया भाई, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बना, Ag के पास तो कौन आ गया, Cl आ गया, ठीक है, और ये KNO3 ये इसके पास चला गया। तो इससे क्या बनेगा उत्पाद, AgCl प्लस KNO3, ये इसका उत्पाद बन जाएगा। यह अभिक्रिया हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं 4 नंबर पे अपनी आती है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई, वियोजन अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है, अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर, अपघटन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर टूटना, अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। भाई इसमें क्या होगा, इसमें अभिकारक होता है, उसका अणुभार क्या होता है, ज़्यादा होता है। भाई इसका अणुभार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पानी का एक बुलबुला है, इससे आप समझ सकते हो, पानी का एक बुलबुला है, जब बुलबुला छोटा रहेगा तो वो क्या है, टूटेगा नहीं, और जैसे जैसे इस बूंद का आकार बड़ा होता जाएगा, इस बुलबुले का आकार बड़ा हो जाएगा और बड़ा होते ही ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, फूट जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका अणुभार ज़्यादा हो गया, अणुभार ज़्यादा होते ही ये क्या है, 2 यौगिकों के अंदर टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, अपघटनीय अभिक्रिया बोला जाता है। अब भाई अपघटनीय अभिक्रिया का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या है मेरे पास, एक पानी का विलयन है, ये क्या है मेरे पास, एक बीकर के अंदर ये मेरे पास है H2O। अपन केमिस्ट्री की बात है तो मैं इसको जल नहीं बोलूँगा, H2O बोलूँगा। ये मेरे पास क्या है, H2O है। अब इस H2O के विलयन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल। विद्युत धारा मैंने प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित होते ही यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, ये H2O है, इसका अपघटन होगा, और अपघटन होते ही यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ से इस बीकर से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। तो एक तो मेरे पास गैस निकलेगी हाइड्रोजन और दूसरी मेरे पास गैस कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन। ऐसे ही कहानी किसके साथ होती है, नमक के साथ होती है। नमक में भी क्या बनता है, अगर ये NaCl का मिश्रण है तो NaCl के मिश्रण में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या बनता है भाई, यहाँ पे Na बनेगा प्लस यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर आएगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये विद्युत धारा करने पर ही अपघटन हो। ये अपघटन कब हो सकता है, ये अपघटन हो सकता है कोई पदार्थ को गर्म करने पर। जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो घर पे अपन कली लेके आते हैं दीवारों को पोतने के लिए, तो उसको अपन गर्म करें कैल्शियम कार्बोनेट को, या उसके अंदर अपन पानी डालें तो उसके अंदर से क्या है, वो हीट हो जाता है और CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। इस तरीके से ये अपघटनीय अभिक्रिया क्या हो सकती हैं, उष्मा की वजह से भी अपघटन हो सकता है, जरूरी नहीं होता कि विद्युत की वजह से ही अपघटन हो, ठीक है।
प्रकाश की उपस्थिति में भी अपघटन हो सकता है। आगे बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट अभिक्रिया की, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। भाई ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हैं? भाई बहन वाला रिश्ता है दोनों अभिक्रिया में, पर हैं क्या? एक दूसरे के ऑपोजिट अभिक्रिया। अगर आपने ऑक्सीकरण पढ़ लिया तो अपचयन उसकी क्या है? ऑपोजिट है। और अगर अपचयन पढ़ लिया तो क्या है? ऑक्सीकरण उसकी ऑपोजिट है। एक को पढ़ लो, ऑक्सीडेशन को पढ़ लो, रिडक्शन समझ में आ गई, रिडक्शन को पढ़ लो, ऑक्सीडेशन समझ में आ गई। वे रासायनिक अभिक्रिया सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटती है, अपचयन अभिक्रिया होगी। एक तो ये डेफिनेशन होगी। अगर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है वो क्या हो गई भाई? अपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन जिसके अंदर से निकलती है वो क्या हो गई भाई? वो हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसे ही अगर धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्व की बात की जाए तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है वो क्या हो गई? ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है? विद्युत ऋणी जुड़ता है और इसके अंदर क्या होता है? विद्युत ऋणी हटता है। तीन डेफिनेशन मैंने बता दी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन निकलती है वो भी क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी जुड़ता है वह भी क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है वो क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी हटता है तो वो क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात करने वाले हैं अपन। यहां पे देखो, एक मैंने बता दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे इन तीनों को। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो, दोनों साथ साथ होती हैं, तो वो क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या है? जिंक है और ये क्या है? CuSO4 है। SO4 क्या है भाई? ऋण विद्युती। जब ऋण विद्युती इस जिंक के साथ जुड़ गया तो यहां पे जुड़ना, मैंने क्या बताया था आपको? ऋण विद्युती, विद्युत ऋणी का जुड़ना, ये बताई थी। विद्युत ऋणी का जुड़ना क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ये बताओ, Zn के साथ ये चीज जुड़ी तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। CuSO4 है, इसमें से SO4 हट गया तो हटने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? कॉपर बचा। तो यह अभिक्रिया कौन सी हुई? अपचयन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया यहां पे साथ साथ हो रही हैं। तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही हैं तो एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी भाई? यह अभिक्रिया क्या होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ठीक है। अब इसमें एक बात ये और याद रखना है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और अन्य पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है। आगे देखो, लास्ट जो अभिक्रिया है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही शानदार है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भाई? एक तो मैं लेके आया क्या? अम्ल। एक बीकर में मैं क्या लेके आया? एसिड लेके आया। और दूसरे बीकर के अंदर मैं क्या लेके आया? ये ले आया मैं बेस, क्षार ले आया। इस बीकर के अंदर मेरे पास एसिड है, इस बीकर के अंदर मेरे पास क्षार है। इन दोनों की मैंने रिएक्शन करवाई, तो मेरे पास क्या बना भाई? यहां पे बन गया लवण और ये बन गया जल। आपने सुना होगा कि कई बार एसिड अटैक हो जाता है। तो एसिड अटैक होते ही
वहाँ पे क्या करते हैं, उस पे क्षारीय वस्तु डाल देते हैं, या कई बार बोलते हैं कि मधुमक्खी ने काट लिया। अब मधुमक्खी के डंक में क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए अपन उसके ऊपर क्या लगाते हैं, खाने का सोडा लगाते हैं, या उसको साबुन से धोते हैं, रिन साबुन में। तो रिन साबुन के अंदर क्या होता है, क्षार होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, और वहाँ पे लवण और जल बनता है, और लवण और जल बनने से उस एसिड का प्रभाव, मधुमक्खी के डंक का प्रभाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मधुमक्खी के डंक का प्रभाव खत्म हो गया तो अपने को दर्द नहीं होता है। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है केमिस्ट्री के अंदर। इस अभिक्रिया को एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। भाई एसिड मेरे पास कौन सा है, HCl है। क्षार मेरे पास कौन सा है, NaOH है। दोनों की मैंने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या बनाएगा भाई, ये बन गया मेरे पास NaCl, क्योंकि लवण बनता है तो लवण क्या होता है, NaCl। इधर क्या बनेगा, H और OH मिलके यहाँ से क्या बना, यहाँ से मेरे पास बना H2O। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोडक्ट बने भाई, उत्पाद क्या बने मेरे पास, एक तो लवण बना और दूसरा मेरे पास क्या बना, जल बना। तो यही अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।